गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विश्व युद्धों के इतिहास के बारे में जानेंगे और इसके पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कुछ ढंग से पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग पे पढ़ाया था और मैं बुक के साथ आज पढ़ा रहा हूँ। वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कौन सा सिस्टम आपको ठीक लग रहा है। मैं उसी तरीके से प्रयास करूँगा आपको बताने का। तो आज हम लोग विश्व युद्धों का इतिहास, जैसा देख रहे इतिहास इकाई 4 में हम लोग हैं, विश्व युद्ध के इतिहास में। और इसमें हम लोग जानेंगे कि दुनिया में किस तरीके का विश्व युद्ध हुआ। 2 तरीके का हम लोग जानते हैं, 2 ढंग के अभी तक विश्व युद्ध हुआ। जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम वर्ल्ड वार 1914 से 1919, जैसे कि आपके बुक में भी दिख रहा है, और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो हम आज पहले जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ इसमें क्या वजह था, क्या कारण था, क्यों युद्ध हुआ और इसके कारण क्या थे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यह जो इस युद्ध में कई देशों के राजनीतिक आर्थिक स्थिति के और नक्शा बदल गया। इस युद्ध के कारण निम्नलिखित रूप से हम लोग जान सकते हैं कि निम्नलिखित रूप से इस युद्ध में हम लोग क्या कारण हो सकता है कि ये युद्ध शुरू हुआ। अब देखते हैं हम लोग, जैसे कुछ ऐसे वजह थे जिसके कारण ये युद्ध शुरू हुआ। जैसे देख सकते हैं, पहला साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, दूसरा उग्र राष्ट्रवाद, तीसरा सैन्यवाद और चौथा गुटों का निर्माण। ये 4 कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के। वो 4 कारण क्या थे? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे बुक पे है। दूसरा था उग्र राष्ट्रवाद, तीसरा था सैन्यवाद और चौथा था गुटों का निर्माण। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरीके से युद्ध शुरू हुआ। तो पहले समझें कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा क्या होता है। सो सिंपल, साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कोई देश अपनी सीमाओं को कोई देश युद्ध के द्वारा जब फैलाए या किसी पे बलात् कब्जा करे तो उसे हम साम्राज्यवादी कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा। जैसे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में जो अंडरलाइन मैंने किया है किताब में, उसे थोड़ा गौर से करेंगे कि इस दौर में जर्मनी और इटली का प्रवेश बाद में हुआ और इसके पहले साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे देश भाग ले चुके थे। जैसा देख रहे हैं कि 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था और इसी प्रकार से वो तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर स्वीकृति चाहिए और जर्मनी की इस योजना का फ्रांस तथा रूस ने विरोध किया। मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। पेज नंबर 41 पे हम लोग हैं। अब हम लोग पेज नंबर 42 पे आ रहे हैं, इसको देखेंगे। पेज नंबर 42 आपको मैंने दिखलाया है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में जब जर्मनी या फ्रांस, ब्रिटेन सभी अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने लगे, उसी प्रकार 1905 में रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा बढ़ी। वही अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आया और उसने बहुत सारे दूसरे ताकत भी इस तरीके से उभरे। तो हम एक सारांश के रूप में कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे देश जैसे जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि अपने देश की सीमाओं को दूसरे देश से समझौते के द्वारा या सैनिक कार्रवाई करके अपनी देश की सीमाओं को बढ़ाया। ये था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। ये सभी देश उसमें जुड़े हुए थे। दूसरा पॉइंट था उग्र राष्ट्रवाद। देखेंगे, मैंने अंडरलाइन कर रखी है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद क्या है तो इसको पहले समझें। उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब जो राष्ट्र के साथ प्रेम करते हैं, जो देशभक्ति होती है, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन यही देशभक्ति
अगर आप में ऐसी आ जाए या किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र में इस तरीके से आ जाए कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी देशभक्ति को सर्वोच्च माने और दूसरे देश की संप्रभुता को कुछ नहीं समझे, या कहें कि दूसरे देश के राष्ट्रवाद को कुछ ना समझे, यानी अपने आप को महान समझने लगे, तो ये उग्र राष्ट्रवाद हुआ, जो कि शायद बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती। तो उग्र राष्ट्रवाद में के बहुत सारे देश जैसे तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अधिकांश निवासी बहुत सारे देश ऐसे थे जैसे तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इसमें एक जाति निवास करती थी। उस जाति को स्लाव जाति कहते थे। ये स्लाव जाति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जाति समझती थी। ये दुनिया में जितने भी स्लाव जाति थी सबको बोलता था कि आप लोग एक हो जाइए और हमारी जाति से अच्छी कोई जाति नहीं है। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध को कटु बना। ये जातिवाद के कारण, ये स्लाव जाति के कारण ऑस्ट्रिया का और हंगरी का रूस के साथ संबंध अच्छा नहीं रहा। इसके वजह से क्या हुआ, इस प्रकार हम देखेंगे कि इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद यूरोप के देशों में आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया। जैसे यूरोप में ही रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बहुत सारे देश थे, लेकिन धीरे धीरे ये उग्र राष्ट्रवाद के कारण तनावपूर्ण संबंध हो गए। तो पहला हम लोग ने देखा, पहला पॉइंट था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, दूसरा पॉइंट था उग्र राष्ट्रवाद। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सैन्यवाद। सैन्यवाद मीन्स जब कोई देश अपने देश में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाए, हथियार बनाए या उसे बहुत बढ़ावा दे, हर देश में हर स्थिति से बहुत ऊपर रखे, वो सैन्यवाद कहलाता है। जिसे फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का 85%, समझ लीजिए, राष्ट्रीय आय का 85%, ये 3 देश कौन कौन सा, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी देश अपने राष्ट्रीय आय का 85% सैनिक तैयारी पे खर्च करते। आज भारत में अभी के स्थिति में टोटल जितना राष्ट्रीय आय है उसका लगभग 6 से 7 या बहुत सारे देश मैक्सिमम 12 से 13% खर्च कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि राष्ट्रीय आय का 85% खर्च उस समय वो करते थे, कौन कौन, फ्रांस और जर्मनी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 1913-14 ईस्वी फ्रांस के पास लगभग 8 लाख, जर्मनी के पास 7,60,000 और रूस के पास 15 लाख सेना थी 1913-14 में, विश्व युद्ध के शुरुआत के पहले। जर्मनी में इसकी चुनौती के रूप में लिया और इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जहाजी बेड़ा भी बनाना शुरू किया। 1912 ईस्वी में जर्मनी ने एक जहाज़ बनाया, इम्परेटर नामक जहाज़ बनाया। वो उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ था। इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यानी कि हम इस पॉइंट को अभी जो पढ़ रहे थे सैन्यवाद में, इसमें ये समझना था कि बहुत सारे देश अपने राष्ट्रीय आय का 85% सैनिक तैयारी पे खर्च करते थे। जर्मनी भी अपने शक्तिशाली बनने के लिए बहुत विशाल जहाज़ बनाया और उस जगह के बाद वो इंग्लैंड के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा सैनिक शक्ति बन गया। उसके बाद इसी में देखेंगे हम लोग गुटों का निर्माण। साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे। आप छोटी सी उदाहरण से समझ सकते हैं गुट का निर्माण का स्थिति क्या होता है। जब गुटबाजी होती, छोटी सी लड़ाई में लीजिए, किसी एक ग्रुप बनाया कोई, अब वो ग्रुप बना के वो दूसरे जगह चला गया और वहाँ पे लड़ने लगा, वो बोला, इस तरह से देख रहे कि जब 2-4 लोग का ग्रुप बन जाता है तो वो किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तो देशों का ग्रुप था, बहुत सारे देश अपना गुट बनाना शुरू कर दिया और गुट के निर्माण के कारण युद्ध की शुरुआत हो गई। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। आप लोग किताब खोल लेंगे, मैं पेज नंबर 43 में पहला पैराग्राफ पे हूँ, इसे ध्यान देंगे। जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। उसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने द्वैध संधि की, जिसमें ट्रिपल अलायंस थे, यानी 3
देश थे। वो कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये 3 देश उस समय थे जिसे कहते थे ट्रिपल अलायंस। बाद में इसमें इटली भी शामिल हुआ। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने बनाया। किसके विरुद्ध? फ्रांस के विरुद्ध। फ्रांस के विरुद्ध चांसलर बिस्मार्क ने, जो जर्मनी के थे, वो बिस्मार्क ने क्या किया? एक अलायंस बनाया ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस की सहायता के लिए कुछ का उद्देश्य ऑस्ट्रिया, हंगरी से कुछ इलाके छीनना, फ्रांस की सहायता के ट्रिपोली को जीतना था। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 1907 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल अलायंस बनाई। इसमें किस शामिल हुआ? वो 3 देश जो त्रिगुट अलायंस था, ट्रिपल अलायंस था, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन कौन था। उसके विरुद्ध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये 3 अलग हो गया। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन अलग हो गया, और उधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी अलग हो गया। ये दोनों गुट बना लिया। 1907 ईस्वी में एक बनाया इसने, तीनों, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। अब उसके बाद अब देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का घटना चक्र कैसे हुआ। अभी तक हम लोग ने पढ़ा या देखा कि विश्व युद्ध, कोई भी बड़ा युद्ध या कोई भी युद्ध जो शुरू होता है तो वो कारण क्या क्या, तो देखे जैसे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, गुटों का निर्माण, ये सभी उसके एक कारण थे प्रतिस्पर्धा विश्व युद्ध शुरू होने। 1914 की घटनाक्रम में कैसे विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसे देखेंगे। कुछ घटनाएं घट रही थी, जैसे मोरक्को का बाल्कन प्रायद्वीप में युद्ध के निकट लाने का कार्य कर रहे थे। 1904 ईस्वी में ब्रिटेन मिस्र को उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिली। 1904 में ब्रिटेन को उपनिवेश बनाने के लिए मिस्र में छूट मिला। फ्रांस मोरक्को पे कब्जा किया। इससे जर्मनी को बड़ा क्षोभ हुआ, चूँकि वो अलग अलायंस में था। जर्मनी मोरक्को को स्वतंत्रता का दुहाई दे रहा था कि भाई मोरक्को स्वतंत्र है, आप उस पर कैसे कब्जा कर सकते। इस प्रकार 1911 में फ्रांस ने मोरक्को का अधिकांश भाग पे कब्जा जमा लिया, यानी मोरक्को को अपने कब्जे में ले लिया साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण। 1904 में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 1914 का विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क फ्रांस को पंगु बना देना चाहता था। उसने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सास तथा लॉरेन पर अपना अधिकार कर लिया। जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस का डट कर विरोध किया था। फलता या खाई बढ़ती गई और इसने विश्व युद्ध को नज़दीक ला दिया। कह सकते हैं कि मोरक्को पे फ्रांस का कब्जा और जर्मनी का फ्रांस के विरुद्ध या मोरक्को के स्वतंत्रता की दुहाई देना एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा सकती है। अब पेज नंबर 43 पर हम लोग आते हैं, युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। इसमें हम लोग देखते हैं कि युद्ध की शुरुआत मामूली घटना से। संपूर्ण यूरोप में गुटों में बटा होता और कटुता विद्वेष का माहौल पहले से व्याप्त ना होता, शायद ये घटना ना घटती। कहने का मतलब हुआ कि युद्ध की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि गुटबाजी अपने चरम पर था। त्रिगुट अलायंस बना हुआ था, अलग फ्रांस का अलग, जर्मनी का अलग अलग। अगर ये गुट नहीं रहता तो युद्ध नहीं होता। 28 जून 1914, अब जरा गौर से सुनेंगे, 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी। सर्बिया को स्वीकार करने का इनकार कर दिया क्योंकि इसे वह स्वतंत्रता पर कुठारा घास समझते थे। मतलब क्या हुआ कि बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई किसकी? आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई और इसका सारा जिम्मेवारी सर्बिया पे दिया गया। हालांकि सर्बिया ने इसे इनकार किया कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं। अंततः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रूस, जो कि सर्बिया को बहुत सपोर्ट करता था, उसे हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो रूस ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई।
फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन की सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। हम देख सकते हैं कि किस तरह से मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि आर्क ड्यूक की हत्या एक बहाना था। एक्चुअली में पहले से गुट के निर्माण था और एक दूसरे देश अपनी समाजवादी प्रतिस्पर्धा के कारण लड़ाई में जाना उचित समझ रहे थे और इस प्रकार सारे देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। इटली कुछ समय तक तो तटस्थ रहा, लेकिन अंततः वह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का एक तात्कालीन कारण था। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कहीं पूछा जाए या बोला जाए कि आप प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो है प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण था। अब युद्ध के अंत और शांति संधियाँ देखते हैं। अब युद्ध का अंत कैसे हो रहा है। युद्ध शुरू हो गया 1917 के एक महत्वपूर्ण घटना घटी, रूस का युद्ध से अलग हो जाना। किस प्रकार से युद्ध धीरे धीरे बंद हो रहा है उसको हम लोग अब यहाँ से देखेंगे कि एकाएक रूस, चूँकि उसे बहुत नुकसान हो रहा था, बहुत सारे लोग उसके मारे जा रहे थे। यानी लगभग 6 लाख सैनिक रूस के मारे जा चुके थे। रूस की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत खस्ता हाल में पहुंच गई थी। बिना हथियार झड़ जाने देना, यानी ये सभी जो है बहुत सारी जो स्थिति थी रूस को अलग करने के लिए, युद्ध से अलग होने के लिए विवश किया। जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ मुश्किल शर्तों के साथ रूस के समक्ष शर्त रखा। इसके बावजूद रूस ने स्वीकार करके युद्ध से हट गया और 1918 में रूस जर्मनी की एक संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। जर्मनी लाभ उठा रहा था, सोच रहा था रूस हट गया, इसलिए कुछ उसको ज़बरदस्ती दबाव डाल के बहुत सारे अनुचित मांगे भी मनवा ली। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 45 पे। रूस को युद्ध से हटने के बाद युद्ध बंद करने की आवाज़ें उठने लगी। बहुत सारे देश इसका आवाज़ उठाने लगे। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ को डुबोना शुरू कर दिया, जिसमें लुत्सिनिया नामक जहाज़ को डुबाने से अमेरिका की प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उससे अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका मना करने पर भी जब जर्मनी कार्रवाई नहीं रुकी तो अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की स्थिति से युद्ध की स्थिति ही बदल गई। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभियान शुरुआत किया। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। यानी फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया और जर्मनी के सहयोगी देशों की हार होने लगी। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी के एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज बन गया। जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय पलायन करके हॉलैंड चले गए और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन 1918 में शांति के कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो 14 सूत्री कार्यक्रम से नाम से जाना गया। इसको समझ सकते हैं कि वुडरो विल्सन तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति ने एक 14 सूत्री फार्मूला बनाया। इसी फार्मूले के तहत राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई। मैं इसे आगे समझाता हूँ, इसे जब गौर से सुनेंगे। सबसे बड़ी बात, एक संधि जो कि बनाई गई राष्ट्र संघ के द्वारा, वह थी वर्साई की संधि। यह संधि बहुत ही एक जर्मनी के खिलाफ थोपा गया संधि था और ये संधि एक तरह से कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी था। वर्साई की संधि जनवरी 1919 ईस्वी में जो देश जीता, यानी मित्र राष्ट्र फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो शामिल थे, उसमें एक सम्मेलन पेरिस फ्रांस में है, उसी का एक उपनगर था वर्साई। वहाँ पे एक जगह वर्साई था, वहीं पर यह संधि की गई, इसलिए इसे वर्साई की संधि भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे। 3 देश यानी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, मुख्य रूप से ही 3 देश इसके निर्णायक देश थे कि संधि किसको क्या करना है, नहीं करना है।
3 देश मुख्य रूप से थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, जिसमें अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंस थे। ये तीनों ही मुख्य रूप से थे। रूस चूँकि युद्ध से बाहर था, इसलिए उसको इस संधि से बाहर रखा गया। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। इसे जर्मनी में 28 जून 1919 को इस संधि पे साइन किया। पराजित जर्मनी का संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और संधि में जर्मनी के युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया गया। इस प्रकार से और क्या क्या उस पर सौंपा गया, इसको जरा गौर से सुनेंगे। जर्मनी का सार क्षेत्र जो कोयला खदान था, यानी जिसमें कोयला बहुत मात्रा में, उसे 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। और उतना ही नहीं, जर्मनी को अपने युद्ध के क्षेत्र के कुछ भाग डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया को भी देने पड़े। राइन नदी के घाटी क्षेत्र में सेना रहित करने का फैसला किया गया। राइन जो जर्मनी में था, राइन नदी बहती थी, उसको बोला गया कि एक भी सेना यहाँ नहीं रहेगा। संधि के तहत जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। बोला गया कि आप 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते हो, और 1 लाख सैनिक जर्मनी, ये सब वर्साई की संधि में लिखा हुआ था, कर दिया गया। वायुसेना पनडुब्बी जर्मनी नहीं रख सकता था। इसी प्रकार से सभी देश ने इसके साथ बहुत सारे क्षेत्र छीन लिए, सेना पे प्रतिबंध लगा दिया, एयरफोर्स नहीं रख सकते हैं, नेवी नहीं रख सकते, इस तरह से उसे कहा गया। और बहुत सारे क्षेत्र को, उसको जो विजित क्षेत्र था, सभी को छीन के दूसरे देश को दे दिया गया। जर्मनी के अधिकार नियंत्रण करने वाले चीनी क्षेत्र जो चीन का था, वो चीन को नहीं देकर जापान को दे दिया गया। और उस हर्जाना जर्मनी को भरना था, और ये आरोप लगाया गया कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत या उसकी लड़ाई का बीजारोपण जर्मनी ने किया है, इसलिए उस पर फाइन भी भरना था। वो फाइन था 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। सोच सकते हैं कि 1914 ईस्वी में 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, अच्छी खासी मुद्रा, उतना फाइन किया गया जर्मनी पे। इस तरह से देखें कि जर्मनी का जो ये वर्साई की संधि थी, उस पर थोप दिया गया। बहुत सारे क्षेत्र दूसरे देश को भी दे दिया गया। फ्रांस सीरिया जो है फ्रांस के अंदर आ गया। और तो और उसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे समझौते भी थे, उससे शासनादेश यानी मैंडेट व्यवस्था कहा जाता था। सिद्धांत रूप से मैंडेट किसे कहते हैं, शासनादेश किसे कहते हैं? सिद्धांत रूप से शासनादेश जाने